ईरान ने पहले से ही खबरदार किया था कि अगर हम पे अटैक हुआ तो अमेरिका तक तो हम पहुंच नहीं सकते। अमेरिका को एक नेचुरल प्रोटेक्शन हासिल है, इतनी दूर है वो। तो जो अमेरिकन अड्डे हैं हम उन पर हमला करेंगे। अब ये बदकिस्मती है मुसलमानों की कि अमेरिकन अड्डे मुसलमान मुल्कों में, यूएई के अंदर मौजूद है, कतर में मौजूद है, सऊदी अरब के अंदर मौजूद है, कुवैत के अंदर मौजूद है। उन सारे अड्डों के ऊपर ईरान ने जवाबी अटैक किया। और हैरानकुन बात है कि वो मुल्क बजाय अमेरिका को कुछ कहने के उल्टा ईरान के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ईरान ने हमारे मुल्क की बाउंड्रीज को क्रॉस किया और हम पे हमला किया। हालांकि ईरान ने उन पे हमला नहीं किया, वहां पर जो अमेरिकन अड्डे बने हुए थे उनके ऊपर हमला किया। वैसे तो अमेरिका ने तैयारी की भी थी, उन्होंने पहले ही अपने फौजी निकाल लिए थे। और ये इंसानियत के चेहरे के ऊपर बहुत बड़ा दाग है, धब्बा है कि इस सिविलाइज दुनिया के अंदर जंगों का सिलसिला उसी तरीके से जारी है जो स्टोन एज में होता था। आपको अंदाजा नहीं है, रशिया और यूक्रेन की जंग के अंदर लाखों लोग मर चुके हैं इस मॉडर्न दौर के अंदर। मैं जब वो मनाजिर देखता हूं मैं कहता हूं यार, वर्ल्ड वार 2 के बाद भी इंसानियत ने कोई सबक नहीं सीखा। इस वक्त जो गौसे वक्त हैं हजरत ट्रंप, हाफिज़हुल्लाह ताला मिनल जिन्नति वन नास, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे जिन्नों और इंसानों से, कि जिस तरीके से वो इंसानों में छुपे हुए शयातीन का आलाकार बन के मुसलमानों के ऊपर मुसल्लत हुए हुए हैं। कुछ अरसा पहले तक तो वो क्रेडिट ले रहे थे कि मैंने 10 जंगें रुकवा दी हैं, लेकिन अब इंसान नुमा जो शैतान है नेतन्याहू, उसको सपोर्ट करते हुए वो मुसलमानों के मुल्क ईरान के ऊपर हमलावर हो गए हैं। और इस हमले के बाद बोर्ड ऑफ पीस का जो मामला था फिलिस्तीन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तो अब मुझे लगता है कि खटाई में पड़ जाएगा। और ये जंग जो अब मुसल्लत हुई है मुसलमानों के ऊपर, ऐन मुमकिन है कि ये 3rd वर्ल्ड वार की तरफ मामला चला जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब इतनी आसानी से ये जंग रुकेगी। अल्लाह करे कि रुक जाए, जंगें कोई अच्छी चीज नहीं है। जून 2025 के अंदर जो ईरान और इसराइल की जंग हुई थी, अल्टीमेटली वो ऑलमोस्ट 12 दिनों के बाद रुक गई थी। और उस वक्त इसराइल और अमेरिका के जो मकासद थे वो हासिल नहीं हो सके। कुछ तो उन्होंने हासिल कर लिए, कुछ नहीं हासिल हो सके थे। उसी वक्त से ये खतरा था कि ये दोबारा से अटैक करेंगे और भरपूर अटैक करेंगे। मैंने ऑलमोस्ट 1 महीना पहले इस हवाले से डिस्कशन की थी कि मुझे नहीं लगता कि अमेरिका और इसराइल टलेंगे जब तक कि वो ईरान के ऊपर दोबारा से हमला करके अपने मकासद को पूरा ना करें। इसी कॉन्टेक्स्ट में ओमान के जो वजीर खारजा हैं वो मिडल मैन का किरदार अदा कर रहे थे और मुज़ाकरात करवा रहे थे अमेरिका और ईरान के दरमियान कि कोई पीस डील हो जाए उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसमें वो ऑलमोस्ट कामयाब हो चुके थे। ईरान ने सारी शराइत मान ली थी अमेरिका की, इवन जो पहले वो शराइत नहीं मानता था वो भी मान ली थी। और पाकिस्तान ने भी उनको कहा था कि भाई अब आप पीछे रह गए, आपको एटम बम नहीं ये बनाने देंगे, तो बेहतर ये कि आप लोग सरेंडर करें। तो ईरान ने ये चीज मान ली थी कि ठीक है, हम सिर्फ पीस पर्पस के लिए अपने इन मामलात को लेके चलेंगे और एटम बम नहीं बनाएंगे। और हमारे तो सुप्रीम लीडर ने, जो अब शहीद हो चुके हैं, आयतुल्लाह अली खामनाई रहिमहुल्लाह ताला, उन्होंने तो बाकायदा 2004 में फतवा दिया था कि एटम बम बनाना हराम है। तो हम तो इसे इंसानियत के लिए एक जहर कातिल समझते हैं, चाहे वो केमिकल वेपन्स हो चाहे एटॉमिक वेपन हो। तो जो आपको खतरा है कि हम कैपेबिलिटी रखते हैं और मुस्तकबिल में बना सकते हैं, हम उससे भी पीछे हटते हैं और आपकी तमाम शराइत मानते हैं। इसलिए आप देखें, जब ये हमला हुआ है तो सबसे पहले उन्होंने एक्स के ऊपर अपना पैगाम दिया है, ओमान के जो वजीर खारजा थे, कि ये अमेरिका ने एक नाजायज जंग जो है वो छेड़ ली है जिसका कोई तुक नहीं बनता था, जबकि ईरान सारी शराइत मान चुका था।
बेसिकली ईरान को उन्होंने खत्म करना है और उसके लिए बहाना कोई भी रखे। हकीकत यही है कि वो ईरान के साथ ये मामला करना चाहते थे। एटलीस्ट अब तो ये मामला खुल गया। पहले मैं भी ये समझता था कि शायद ईरान अगर अपने उस प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से अमेरिका की शराइत मान ले तो अमेरिका पीछे हट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका जो सामने अपना एक चेहरा रखता था वो अपने उस दावे के अंदर पूरा नहीं उतरा और मुसलमानों के ऊपर ये एक और जंग मुसल्लत कर दी है। मेरे मुंह में खाक। मुझे लगता है कि जिस तरह अमेरिका ने पहले हमारे कई मुल्क हड़प कर लिए, लिबिया हो, शाम हो, इराक हो, अफगानिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, अब शायद ईरान के साथ भी वही कुछ करने जा रहे हैं। बोले आज़ु बिल्लाहि ताला। अल्लाह ताला ईरान के रहने वाले लोगों की हिफाजत फरमाए और ये जो शयातीन इस वक्त इंसानियत के ऊपर मुसल्लत हैं, जो इंसानियत का कत्ल करने में एक लम्हे का भी तवक्कुफ नहीं करते और उम्मीद रखते हैं कि उन्हें अमन का नोबेल प्राइज मिले, ना मिले तो वो खरीद लेते हैं। इस तरह की जंगों के बाद तो ऐसा शख्स किसी सूरत भी हकदार नहीं हो सकता कि वो अमन के नोबेल प्राइज के लिए चीखो पुकार करे। इल्मी पॉइंट नंबर 2, 26 फरवरी 2026 को जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पे हमला किया और उसके जवाब में पाकिस्तान ने उन पे हमला किया, और 2 दिन के बाद 28 फरवरी को अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर हमला कर दिया, तो मेरा ख्याल है अब हम इस चीज को समझ सकते हैं कि ये सब कुछ प्री प्लान हुआ। क्योंकि इस वक्त प्रैक्टिकली अफगानिस्तान इंडिया की गोद में बैठा हुआ है, इंडिया इसराइल की गोद में बैठा हुआ है और इसराइल तो हमेशा से अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है। अफगानिस्तान के जरिए इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर जंग इसीलिए मुसल्लत की ताकि हम ईरान के ऊपर जब हमला करें तो पाकिस्तान को अपनी फिक्र पड़ी हो, बजाय इसके कि वो ईरान को किसी तरीके से मॉरल सपोर्ट दे सके या इससे बढ़कर कोई सपोर्ट कर सके। उनके पास एक बहाना मौजूद हो कि हम तो अपनी जंग के अंदर फंसे हुए हैं। मुझे तो यही लग रहा है, वरना इतना बड़ा हुस्न इत्तेफाक नहीं हो सकता कि 2 दिनों के अंदर 2 इतनी बड़ी जंगें शुरू हो चुकी हैं। इसमें सैकड़ों लोग शहीद हो चुके हैं। ईरान के अंदर आपने देखा जो अटैक हुआ एक स्कूल के ऊपर, उसमें ऑलमोस्ट कोई 80 के करीब बच्चियां शहीद हुई। और सबसे बढ़कर मैं समझता हूं जो आज सुबह खबर मिली, आयतुल्लाह जो उनके सुप्रीम लीडर हैं अली खामनाई साहब रहिमहुल्लाह ताला, उनकी शहादत हुई है। वो तो अपनी लाइफ कंक्लूड कर बैठे थे, ज़ाहिर है 85 प्लस थे वो, लेकिन ज़ाहिर है मुसलमानों के लिए एक सिंबॉलिकली अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी तकलीफ की खबर है ये। ज़ाहिर है वो समझदार हैं, दुनिया को लीड कर रहे हैं, उन्हें पता है कि हमने मुस्तकबिल में किन किन चीज़ों को फेस करना है, वो उस एतबार से अपना प्लान करके चलते हैं। अब पाकिस्तान जो है वो सैंडविच बन गया है। एक तरफ पाकिस्तान की जो वजारत खारजा है वो ईरान पे होने वाले हमलों की मजम्मत कर रही है, दूसरी तरफ पैरेलल में हम मिडिल ईस्ट के जो ममालिक हैं जिन पे ईरान ने हमला किया उनके साथ भी इजहार यकजहती कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान के पास अब कोई रास्ता नहीं है, किसी एक तरफ तो सपोर्ट कर नहीं सकते, दोनों तरफ सपोर्ट करते हैं तो दोनों तरफ की गालियां खाते हैं। पाकिस्तान बुरे तरीके से इस हवाले से फंस चुका है। तो ज्यादा से ज्यादा ज़ाहिर है मुज़म्मती बयानात ही दिए जा सकते हैं, इससे ज्यादा तो पाकिस्तान कुछ कर भी नहीं सकता किसी के लिए। अब ये नहीं हो सकता कि रियाज के ऊपर हमला हुआ है तो मोहम्मद बिन सलमान साहब अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से कहें कि चूंकि हमारा आपके साथ एग्रीमेंट हुआ था कि सऊदीया पर हमला जो है वो पाकिस्तान पे हमला तस्वुर होगा तो आप ईरान के ऊपर हमला कर दें, तो ऐसा हो नहीं सकता। इन प्रिंसिपल देखा जाए तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन जाहिर है कि दुनिया के सामने है सारी रियलिटी कि ईरान को मजबूर किया गया और ईरान ने फी नफ्सी ही सऊदीया के ऊपर हमला नहीं करना था। बेसिकली उसने तो अमेरिकन
अड्डों को निशाना बनाया है, यूएई में, कुवैत में, कतर में और सऊदी अरब के अंदर। मुसलमान जो बड़े बड़े मुल्क हैं, पाकिस्तान, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मलेशिया, तुर्की, मिस्र, इनका काम है कि अब OIC को, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है, इसको फाल बनाएं और UNO के फोरम पे, अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम के ऊपर आवाज बुलंद करके रशिया को, चाइना को इन्वॉल्व करके किसी तरीके से ईरान और इसराइल की जंग रुकवाने की कोशिश करें। अवामुन नास का काम यह है कि सोशल मीडिया के ऊपर आवाज बुलंद करें और इस वक्त जो दुनिया के बड़े हैं उनको इस चीज का एहसास दिलाया जाए कि ये पोस्ट वर्ल्ड वार 2 जो आपने एक ऑर्डर कायम किया था UNO की शक्ल में, 5 बड़ी ताकतों ने, अमेरिका, UK, फ्रांस, चाइना और रशिया, के मुस्तकबिल में हम जंगें रुकवाएंगे। ज़ाहिर है ऑलमोस्ट 12 करोड़ के करीब लोग लुक़्मे अजल बने वर्ल्ड वार 2 के अंदर। और उसके बाद यूरोप ने तो सबक सीख लिया कि एटलीस्ट आपस की लड़ाइयां तो उन्होंने खत्म कर दी, लेकिन बाकी जगहों पर वो लड़ाइयां रुकवाने में एज सच नाकाम ही हुए। और ये इंसानियत के चेहरे के ऊपर बहुत बड़ा दाग है, धब्बा है कि इस सिविलाइज दुनिया के अंदर जंगों का सिलसिला उसी तरीके से जारी है जो स्टोन एज में होता था। आपको अंदाजा नहीं है, रशिया और यूक्रेन की जंग के अंदर लाखों लोग मर चुके हैं इस मॉडर्न दौर के अंदर। मैं जब वो मनाजिर देखता हूं मैं कहता हूं यार, वर्ल्ड वार 2 के बाद भी इंसानियत ने कोई सबक नहीं सीखा। हिटलर के बाद इस वक्त का एक हिटलर दुनिया में मौजूद है, नॉर्थ कोरिया में बैठा हुआ है और करोड़ों लोगों को उसने अपना गुलाम बनाया हुआ है और पूरी दुनिया तमाशा देख रही है। उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। शक्ल देखें मासूम सी है, गुगली सी उसकी, लेकिन उसके करतूत देखें, उसके अब्बे के करतूत देखें, उसके दादे के करतूत देखें तो इंसान हैरान होता है कि ये 21वीं सदी में इस तरह का इंसान मौजूद है दुनिया में, जबकि इंसानियत ने वर्ल्ड वार 2 के बाद यह लर्न किया था कि दोबारा से हम आपस में इस तरीके से नहीं लड़ेंगे। पूरी इंसानियत के लिए लम्हे फिक्री है और ये फिर दोबारा से जंगें शुरू हो गई हैं। मैं समझता हूं कि मेडिसिन की जो इंडस्ट्री है, इसके बाद चूंकि सबसे बड़ी इंडस्ट्री असले की इंडस्ट्री है दुनिया में, लगता ऐसा ही है कि ये सब कुछ ड्रामाबाजी इस हवाले से करवाई जाती है ताकि इनका असले का कारोबार चलता रहे। मुझे तो बिल्कुल यही समझ आती है। इवन अमेरिका के भी ऑलमोस्ट आप समझ लें 60% से ज्यादा लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असले के साथ वाबस्ता है उनकी इकॉनमी। तो दुनिया में जंगें होंगी, असला पाकिस्तान भी खरीद रहा है, इंडिया भी खरीद रहा है, आपस में लड़ रहे हैं और जिनसे खरीद रहे हैं वो दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं और यहां पे ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ वर्ल्ड जो है दिन ब दिन नीचे ही जा रहा है। तो इन जंगों से कोई इंसानियत ने पॉजिटिव सबक हासिल नहीं किया, वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 से खुसूसन, और वही सिलसिला उसी तरीके से जारी है। और इसमें जो मेरा मौकिफ है हमेशा से, मैं आज फिर उसको रिपीट करूंगा कि मुसलमान कभी भी इन जंगों के मुकाबले पे अपना नैरेटिव लॉन्च नहीं कर सकते दुनिया की इन 5 बड़ी ताकतों के खिलाफ, खुसूसन उनमें अमेरिका, जब तक कि खुद साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की नहीं करते। उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी की बरकत से एक छोटे से मुल्क इसराइल ने अमेरिका की सपोर्ट के साथ पूरे मिडिल ईस्ट को आगे लगाया हुआ है। 80 से ज्यादा नोबेल प्राइज वो ले चुके हैं इन 100 सालों के अंदर। यहूदी सिर्फ वो अपने मजहब के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिसिंग नहीं है, साइंस में भी वो तरक्की कर गए हैं। हमारे बुजुर्गान दीन फौत हो चुके,
जो निगाहों की लेजर मार के जला के राख किया करते थे, काश आज गौसे पाक जिंदा होते तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते कि हजरत ट्रंप का आप कुछ करें, क्योंकि इस वक्त तो गौसे वक्त वही नजर आ रहा है, क्योंकि ताकत तो उसके हाथ में है। तो आपकी पोस्ट छीन ली है, आप गौसे वक्त थे, आपका काम था। वैसे आज भी वो कहते हैं कि गौसे पाक ही गौसे वक्त हैं, क़यामत तक के लिए वो गौसुल आज़म है। आज भी प्रोटेस्ट हमें करना चाहिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मज़ार के सामने कि आप क़यामत तक के लिए गौसुल आज़म है बकौल सूफिया के। वो कहते हैं कि जिस तरह नबी इस्लाम का मर्तबा है ना अंबिया में, इस तरह अब्दुल कादिर जिलानी का मर्तबा है औलिया में। तो नबी इस्लाम से तो बड़ा कोई नहीं है, तो उनके नज़दीक अब्दुल कादिर जिलानी से बड़ा अब कोई नहीं आएगा। तो मेरा ख्याल है अब्दुल कादिर जिलानी के मज़ार के बाहर प्रोटेस्ट होना चाहिए सूफिया की तरफ से कि हज़रत आपका काम है, इस्लाम के ऊपर मुश्किल वक्त आया है, मुसलमानों पे मुश्किल वक्त आया है। और ये बात मैं सिर्फ इसलिए करता हूं कि इनका दावा है कि ये सब कुछ करते हैं। अगर ये दावा करना छोड़ दें, हम इनको कभी भी टॉन्ट नहीं कराएंगे। अब्दुल कादिर जिलानी का इसमें कोई कसूर नहीं है, इनके मानने वाले इनको बांध के मरवाते हैं। तो इस मॉडर्न दौर में इस तरह की चीजों की वजह से लोगों को हकायक खुलकर सामने आ चुके हैं कि पहले भी कुछ नहीं होता था और ना आज कुछ होना है, ना मुस्तकबिल में कुछ होना है, जब तक कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की नहीं करते, अपने मामलात को दुनियावी असबाब के एतबार से सही तरीके से लेकर नहीं चलते। उस वक्त तक आप दुनिया में कोई तब्दीली नहीं ला सकते। बाकी अगर किसी ने कोई जज्बाती बात करनी है तो जरूर करे। और इस हवाले से नबी इस्लाम की मुबारक जिंदगी से मिसालें देना इसलिए गलत है कि नबी इस्लाम के साथ अल्लाह की गैबी ताईद थी। उसके बाद सहाबा इकराम ने जंगों की तकलीफें उठाई हैं बहुत बड़े लेवल के ऊपर, रोमन्स और पर्शियंस को गिराने के लिए। वहां पे कोई फरिश्ते नाजिल नहीं हुए, वो फरिश्ते बदर और ओहद के अंदर ही नाजिल हुए। गैबी मदद जो है वो खंदक के मौका पर आई नबी इस्लाम की मौजूदगी की बरकत से, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुख्तसर वक्त में दीन का गलबा करवाना था। उसके बाद बकदरे एफर्ट है हर चीज। उस वक्त भी नबी इस्लाम ने असबाब को इख्तियार किया, लेकिन एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी अल्लाह ताला की तरफ से आपके साथ गैबी मदद अटैच थी। इल्मी पॉइंट नंबर 5, ईरान के ऊपर जो अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ये अटैक किया, इसमें जो हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया, इसका बड़ा गलीज किस्म का किरदार, घनौना किरदार सामने आया है। पूरी जिंदगी इन्होंने ईरान से सस्ता तेल लेकर इस्तेमाल किया। ईरान ने अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ दुश्मनी ले ली इंडिया को अकोमोडेट करते हुए, लेकिन जब मुश्किल वक्त आया तो जून 2025 की जंग में इंडिया बिल्कुल न्यूट्रल रहा और अब तो वो खुलकर इसराइल की हमायत में आ चुका है। पिछले दिनों मोदी साहब गए हुए थे नेतन्याहू को मिलने के लिए और उसके बाद ईरान के ऊपर अटैक भी हो गया। कोई मजम्मती बयान नहीं आया। जाहिर है मोदी ने हजरत ट्रंप की जो धमकियां हैं उनको सीरियस ले लिया है। रशिया से भी तेल लेना छोड़ दिया, ईरान से भी तेल लेना छोड़ दिया और प्रैक्टिकली उन्होंने अमेरिकन ब्लॉक को इख्तियार कर लिया है। वो जो टैरिफ की धमकियां लगाता था ना, वो काम कर गई हैं। बल्कि अब तो इंडिया का टैरिफ तो मेरा ख्याल है बाकी मुल्कों से भी कम हो गया है और हजरत ट्रंप की धमकियां काम आ गई हैं। मोदी ने घुटने टेक दिए उसके सामने और मुझे तो खतरा है कि हजरत ट्रंप नाम लिए बगैर जो कहते थे ना कि इतने जहाज गिर गए, वो 7 से शुरू हुए थे, फिर 8, 9, 10, 11, 12, उसमें मुल्क का नाम नहीं लेते थे। ऐन मुमकिन है कि वो कहेंगे पाकिस्तान के गिरे थे। वो जाहिर है जब दोस्ती होगी या बैलेंस करने के लिए कहेंगे जी इतने जो है वो पाकिस्तान के गिरे थे और इतने इंडिया के। अभी तक तो फिलवक्त अमेरिका दोनों जानिब खेल रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग में उन्होंने ऑफिशियली पाकिस्तान को सपोर्ट किया है अमेरिका ने। मुस्तकबिल का नहीं पता, बज़ाहिर तो ऐसे नजर आ रहा है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं। आए दिन हमारे पीएम साहब की भी तारीफ करते हैं, फील्ड मार्शल साहब की भी तारीफ करते हैं और दूसरी तरफ ईरान के ऊपर हमला भी कर दिया है और इंडिया को हल्लाशेरी भी दी हुई है
और इंडिया की सपोर्ट के साथ अफगानिस्तान BLA और TTP को पनाह दिए हुए हैं और पाकिस्तान के लिए ये सारे के सारे मामलात मुश्किल दर मुश्किल होते चले जा रहे हैं। सबसे बड़ा जुल्म अमेरिका ने हमारे साथ ये किया कि $7 अरब का असला अफगानिस्तान में छोड़ के वो चले गए। जाहिर है उनके लिए लेके जाना मुश्किल था, लेकिन उसका कोई हल निकाला जा सकता था, UNO को इन्वॉल्व करते। अब वो इन खर दिमाग लोगों के हाथ लग गया और वो असला बजाय इसके कि इस्लाम दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल होता, उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अगले 5 इल्मी पॉइंट्स इंशाल्लाह मैं उसी हवाले से डिस्कस करूंगा जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की ये हालिया जंग शुरू हुई है